नमस्कार। कॉग्निजेंट एकेडमी के यूट्यूब मंच पर आप सबों का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। हमने लास्ट वीडियो में लॉज ऑफ मोशन के एमसीक्यूज जो है ये हमने बताना शुरू किया था, जो कि वर्मा प्रेस के थे। तो वहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 40 जो है, ठीक है, ये हमने कंप्लीट किया था, जो पहला वीडियो था वर्मा प्रेस के एमसीक्यूज का। लेकिन कुछ लोगों का या कुछ बच्चों का जो है इनफैक्ट कंप्लेन आया कि थोड़ा सा वीडियो का सर छोटा कर दीजिए, है ना। तो अब से थोड़ा सा वीडियो जो है आपको शॉर्ट शॉर्ट मिलेगा। एनीवेज, हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करते हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 41 जो है यहाँ पर क्या है ना। और जो बिल्कुल नए हैं, ठीक है, वो पहले पार्ट को देख लेंगे। वहाँ पे लॉज ऑफ मोशन का 1 to 40 जो है एमसीक्यूज को ऑलरेडी हमने सॉल्व करा दिया है। इस दैट्स वाई यहाँ पर हम लोग 41 से शुरू कर रहे हैं। आइए देखते हैं 41 में क्या है। द मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m इज डिस्क्राइब्ड बाय y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। एक पार्टिकल है जिसका मास m है और उसके मोशन को डिस्क्राइब किया जा रहा है y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर से। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। ठीक है, तो हम लोगों को फोर्स की जो वैल्यू है ये हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। आप सब जानते हो कि फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, जो कि हम लोगों को न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन से मिलता है। अब यहाँ पर देखिए, जब हम लोग y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर है, तो ये कहाँ से आया है। तो एक्चुअल में s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की बात करते हैं। यहाँ पर a के जगह में g लिया गया है, यानी कि ये जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो a का वैल्यू यहाँ पर क्या है, g है, राइट। तो यहाँ पर a का वैल्यू अगर g ले लेंगे तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, a की वैल्यू अगर g है तो mg हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों को ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहा है mg। तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोगों का mg। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन in which a box lying on its floor will remain stationary given that sorry, coefficient of static friction between the box and the train floor is 0.15। तो यहाँ पे देखिए, एक ट्रेन में जो है उसके सरफेस पे सिंपल इस तरह से एक बॉक्स जो है वह रखा गया है, राइट। तो डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन जो है ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। लाइंग ऑन इट्स फ्लोर, ये जो बॉक्स है फ्लोर पर है, विल रिमेन स्टेशनरी गिवन दैट कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है इसकी वैल्यू जो है 0.15 है और स्मॉल g का वैल्यू जो है कह रहा है यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। तो अगर इस बॉक्स का मास m है, राइट, तो नीचे जो है ये mg होगा और ऊपर जो है नॉर्मल रिएक्शन r होगा, मैंने बताया है क्लास। अब यहाँ पे देखिए, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन R होता है। अब F जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R है, इसको हम लोग F इज इक्वल टू म्यू R लिख सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर ये जो फोर्स है, फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये म्यू है, R को हम लोग किसके बराबर लिखते हैं, mg के बराबर लिखते हैं। तो यहाँ पर ma इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू mg हो जाएगा। एम एम जो है ये हमारा कैंसल आउट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप देखें तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू म्यू जी है। म्यू का वैल्यू जो है आपको क्वेश्चन में दिया गया है 0.15, स्मॉल जी का वैल्यू जो है आपको 10 लेना है। तो इस तरह से अगर आप देखिए 150 हो जाएगा, दो के बाद पॉइंट लगाएंगे तो एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 2 में हम लोगों को 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिल रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो 42, इसका करेक्ट आंसर होगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे होगा ये आपने देख लिया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, ये क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन इज। तो जहां तक सवाल है रोलिंग फ्रिक्शन का, तो आप जानो कि फ्रिक्शन जो है बेसिकली हम लोग जानते हैं कि तीन तरह का होता है। एक स्टैटिक फ्रिक्शन, जहां पे अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करें और बॉडी में किसी भी तरह का मोशन ना हो, यानी कि फोर्स लगाया लेकिन बॉडी मूव नहीं किया, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होगा उसी को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं।
और जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, ठीक है, दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आफ्टर द बॉडी एक्चुअली मूव इट इन मोशन। अगर एक बॉडी जो है मोशन में आ गया तो उस समय जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट। अब ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो दो तरह का होता है, एक को हम लोग बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन और दूसरे को बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहने का बॉडी जो है, ठीक है, वो क्या करेगा, स्कीड करेगा, स्लाइड करेगा, यानी कि मोशन जो है वो स्लाइडिंग टाइप होगा। और दूसरा जो है रोलिंग टाइप, जहां पर बॉडी जो है वो रोल ओवर द सरफेस, सरफेस के ऊपर में रोल करेगा। अब समझो एक साइकिल है, साइकिल का ब्रेक जो है उसको ऑन कर दिया, उसके बाद अगर आप चलाएंगे तो पहिया जो है रिवॉल्व नहीं करेगा। दैट मीन्स वहां पर क्या होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन काम करेगा, उस समय आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, राइट। और जैसे ही ब्रेक को छोड़ के आसानी से जो है आप दो फिंगर में भी साइकिल को पकड़ के जो है इजिली चला सकते हो। क्यों? क्योंकि वहां पे पहिया जो है रोल कर रहा है और काम क्या कर रहा है, रोलिंग फ्रिक्शन। तो अब बताइए स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन जो है इसमें कौन कम होता है, तो ऑब्वियसली रोलिंग फ्रिक्शन। और इसीलिए जितनी भी गाड़ियां होती हैं सबका पहिया का शेप ऐसा होगा कि आइदर रिंग शेप होगा या डिस्क सेपेड होगा या फिर सिलेंड्रिकल सेपेड होगा, ताकि वह सरफेस के ऊपर में क्या कर सके, रोल कर सके। तो रोलिंग फ्रिक्शन जो है इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन से क्या है, कम है। और इसी वजह से कोई भी बॉडी को रोल करना जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा आसान होता है। तो रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यहाँ पर पहला ही ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है व्हेन मिल्क इज चर्न्ड देन बटर सेपरेट्स आउट ड्यू टू। अगर मिल्क को हम लोग चर्न करते हैं, चर्न करने मतलब मथना, ऐसे आप इसको घुमा रहे हो ऐसे, है ना। तो जब आप इसको रोल कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है जो सेंटर की तरफ काम करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो है कोई भी बॉडी जो है वो क्या करता है, सर्कुलर पाथ पे रोटेट करता है। तो जब आप मिल्क को चर्न कर रहे हो और ये बटर जो है बाहर सेपरेट आउट हो रहा है, मतलब आउटवर्ड, जो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स काम करता है उसको बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये बाहर आता है। ऑप्शन की ओर आए, व्हेन मिल्क इज चर्न्ड देन बटर सेपरेट्स आउट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, गलत है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ के पे करेक्ट आंसर जो है ये होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन म्यूचुअल इंटरेक्शन एक्शन एंड रिएक्शन आर। तो अगर आप एक्शन कर रहे हो तो जस्ट उसकी वजह से एक फोर्स ऑफ रिएक्शन जो है वो यहाँ पर काम कर रहा है। तो इन म्यूचुअल इंटरेक्शन एक्शन एंड रिएक्शन आर बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स या फिर फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ पे देखिए जब आप एक्शन कर रहे हैं तो जस्ट अपोजिट इन डायरेक्शन एक फोर्स ऑफ रिएक्शन हो रहा है और वही फोर्स ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है, राइट। कभी भी किसी भी बॉडी में अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो जस्ट अपोजिट इन डायरेक्शन जो है ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। तो इन म्यूचुअल इंटरेक्शन एक्शन एंड रिएक्शन आर फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट है काइनेटिक फ्रिक्शन इज। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, मोर देन स्टैटिक फ्रिक्शन, इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जैसा कि हमने बताया कि ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ना, ये उस समय का फ्रिक्शन है जब बॉडी जो है ऑलरेडी मोशन में आ गया है। तो अगर आपको कभी भी जो है किसी व्हीकल्स को पीछे से पुश करने का अगर अपॉर्चुनिटी मिला है ना, तो आप देखेंगे कि जब शुरुआत में फोर्स लगाया गाड़ी टच से मस नहीं हुई, थोड़ा और फोर्स लगाया, है ना, तो वहां पर जितना फोर्स आप बढ़ाते चले जा रहे हैं वहां पर स्टार्टिंग में स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। जैसे ही मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन हुआ, ठीक है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, और वो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो सबसे ज्यादा होता है। तो जब बॉडी मोशन में जस्ट आने वाला रहता है उसमें सबसे ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, और एक बार जब मोशन में आ गया, राइट, तो वहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन जो है उस स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या होता है, कम होता है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वह लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन जो है दैट इज ऑलवेज अपोजिंग इन नेचर। फ्रिक्शन होता क्या है, तो द फोर्स ऑफ अपोजिशन व्हिच डेवलप्स बिटवीन टू बॉडीज इन कांटेक्ट
when a motion between them is taking place or is likely to take place। यानी कि अगर एक बॉडी में हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मोशन हो या ना हो, जस्ट अपोजिट इन डायरेक्शन जो फोर्स ऑफ अपोजिशन लगता है उसी को हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मोशन, अगर मोशन हो रहा है तो उस मोशन को अपोज करेगा, और इट्स टेंडेंसी ऑफ कांटेक्ट पॉइंट्स ऑफ ए बॉडी, और इसकी जो टेंडेंसी होती है जो कांटेक्ट पॉइंट्स ऑफ ए बॉडी है उस पे ये अपोजिशंस होता है। इज ए ग्रेविटेशनल फोर्स गलत है, कैन नॉट काउज एक्सेलरेशन इन ए बॉडी ये भी गलत है, तो ऑल ऑफ दिस होना तो है नहीं। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मोशन और इट्स टेंडेंसी ऑफ कांटेक्ट पॉइंट्स ऑफ ए बॉडी। दूसरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, वह क्या है, इफ नॉर्मल फोर्स बिकम्स 2 टाइम्स देन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर नॉर्मल फोर्स को आप दोगुना कर देते हो, राइट, देन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो क्या होगा। तो एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि ये जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो नेचर ऑफ सरफेसेस बिटवीन टू बॉडीज इन कांटेक्ट पे डिपेंड करता है, राइट। यानी कि दो सरफेस जो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है उनका नेचर कैसा है, दे आर स्मूथ और रफ, इस बात पे डिपेंड करेगा कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है उसकी वैल्यू क्या होगी। यानी कि अगर नॉर्मल फोर्स को अगर आप 2 गुना करें 4 गुना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, दैट विल बी रिमेन सेम, ठीक है, क्योंकि वो सरफेस पे डिपेंड करता है, वह दो सरफेस जो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है उनका नेचर कैसा है उस पे डिपेंड करेगा कि वह स्मूथ है या फिर रफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, a 10 Newton force applied on a body produced in it an acceleration of 1 meter per second square the mass of the body। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 10 न्यूटन फोर्स है, तो F इज इक्वल टू क्या है, 10 न्यूटन है, applied on a body produced in it an acceleration of 1 meter per second square, A का वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, the mass of the body कितना होगा, तो सिंपल F इज इक्वल टू ma, तो F इज इक्वल टू F बाई A, F है 10 A है 1, तो ये हो जाएगा 10 kg, राइट। तो 10 kg जो है ये हम लोगों को ऑप्शन नंबर पहला में मिल रहा है 10 kg, दैट इज सो सिंपल सो इजी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी of weight 9.8 Newton, what is the acceleration produced in meter per second square। तो फोर्स का वैल्यू जो है 5 न्यूटन है, आप देख रहे हो कि इसका जो वेट है ना, वो वेट कितना है 9.8 न्यूटन। तो यहाँ पर हम लोगों को एक्चुअली निकालना क्या है, ठीक है, तो फोर्स मालूम है, ठीक है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट मींस एक्सेलरेशन जो है ये हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पे देखिए वेट W इज इक्वल टू क्या होगा mg, यहाँ पर देखिए वेट कितना है 9.8, ये हो गया m, है ना, g की वैल्यू जो है ये होती है 9.8, तो ये कैंसल आउट हो गया, तो मास m इज इक्वल टू क्या हो गया 1 kg। नाउ फोर्स F इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फोर्स बाय मास। आप देख रहे हैं कि फोर्स जो है वो यहाँ पर 5 है और मास जो है वो कितना है 1 है, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 51 के ऑप्शन नंबर बी की अगर बात करें तो चूंकि यहाँ पे ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपका 5 जो है ये करेक्ट आंसर होगा, 5 दैट मींस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ट्रेन स्टॉप्स द पैसेंजर मूव फॉरवर्ड। आपने फील किया होगा कि अगर आप किसी व्हीकल्स में ट्रेवल कर रहे हो, सडनली अगर ब्रेक लगता है, ठीक है, तो हमेशा जो है वो आप आगे की ओर शिफ्ट करते हो, चाहे ट्रेन हो बस हो एवरीवेयर। तो व्हेन ट्रेन स्टॉप द पैसेंजर मूव फॉरवर्ड, इट इज ड्यू टू, ठीक है, तो एक्चुअल आप ट्रेन में हो, ठीक है, और ये इनर्शिया ऑफ पैसेंजर, ठीक है, मूव फॉरवर्ड कौन जा रहा है, पैसेंजर जा रहा है, तो यहाँ पर ये किसकी वजह से होगा, तो इनर्शिया ऑफ पैसेंजर होगा, क्योंकि एक पैसेंजर जो है उसकी नेचुरल टेंडेंसी है कि वह अपने स्टेट को बनाए रखेगा। तो जब ट्रेन जो है अब मोशन में था, मोशन में ट्रेन था, ट्रेन में वो पर्सन बैठा हुआ वो भी मोशन में, लेकिन जब सडनली ट्रेन जो है स्टॉप होता है तो जो लोअर बॉडी पार्ट्स है वो ट्रेन के साथ रेस्ट में आ जाएगा, लेकिन अपर बॉडी पार्ट्स जो है वो मोशन में ही रहना चाहेगा। दैट्स वाई जो इनर्शिया ऑफ पैसेंजर है, ठीक है, पैसेंजर की
जो टेंडेंसी है वो क्या है, मोशन में है, और उसी की वजह से जो है वो मूव फॉरवर्ड होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इनर्शिया ऑफ पैसेंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन स्विमिंग इन ए फ्रेश पूल ओबेइंग। अगर एक पर्सन जो है स्विम कर रहा है फ्रेश पूल में, है ना, ओबेइंग न्यूटन सेकेंड लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो ये एग्जांपल होगा न्यूटन थर्ड लॉज ऑफ मोशन का। अगर आपको तैरना आता है, आप जानते हो, ठीक है, कि अगर आपको मूव फॉरवर्ड आगे जाना है तो वाटर को पीछे जो है आपको धकेलना होगा। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। अगर पीछे की ओर तैर रहे हैं, ठीक है, तो आपको वाटर को पीछे धकेलना होगा, तो आप इधर जाएंगे, ठीक है। और अगर मूव फॉरवर्ड तो पानी को पीछे धकेलना है, आप आगे जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये जो पर्सन है स्विमिंग इन ए फ्रेश पूल जो है वो ओबे कर रहा है किसको, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए बस सडनली टेक्स ए टर्न द पैसेंजर आर थ्रोन आउटवर्ड। अगर एक बस जो है सडनली टर्न लेता है तो हमेशा जो पैसेंजर है, ठीक है, वो थ्रोन आउटवर्ड बिकॉज ऑफ स्पीड ऑफ बस, स्पीड की बस की वजह से नहीं होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन ऑफ मोशन, ठीक है, किसकी वजह से होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से होगा। क्लियर, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से जो है पैसेंजर थ्रोन आउटवर्ड। लास्ट क्वेश्चन जो है वह है क्वेश्चन नंबर 55। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस, दो पार्टिकल्स हैं, मास जो है वह सेम है, रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ, रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में, रेडियस जो है एक का r1 है दूसरे का r2 है, विद द सेम स्पीड, और सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो रेशियो ऑफ सेंटीपेटल फोर्स जो है ये फाइंड आउट करना है। तो हम सब क्या जानते हैं कि सेंटीपेटल फोर्स जो है F इज इक्वल टू होता है mv²/r, राइट। तो यहाँ पे दो पार्टिकल है, दोनों पार्टिकल का अलग अलग हम लोग बात करेंगे। एक का सेंटीपेटल फोर्स को F1 बोला, दूसरे का F2। अब फॉर्मूला जो है, जनरलाइज फार्मूला हम लोगों का होता है mv²/r, यहाँ पर भी लिख देंगे mv²/r। अब देखिए, टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस, मास सेम है तो इसको m रखें तो दूसरे को भी m रखेंगे। आर रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r1 एंड r2, एक का रेडियस r1 है दूसरे का रेडियस r2 है, विथ द सेम स्पीड, यानी कि v जो है दोनों का सेम है, तो हम लोग भी ही रहने देंगे। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग आसानी से क्या लिख सकते हैं, mv²/r1 इंटू r2 ऊपर चला जाएगा, ये mv² नीचे आ जाएगा, ये कैंसल आउट हो गया, ये हो गया r2/r1। तो इस तरह से जो रेशियो पूछा गया है कि सेंटीपेटल फोर्स का क्या होगा, तो आप देखिए ऑप्शन नंबर 1 में हम लोग देख रहे हैं, देख पा रहे हैं r2/r1 है, तो r2/r1 जो है इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है। तो ये था लॉज ऑफ मोशन का सेकंड पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 से कंटिन्यू करेंगे। हमारे चैनल के साथ बने रहे, धन्यवाद।